हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सीलेंट क्लासेस में। मैं अपर्णा एक बार फिर आप सबके लिए लेकर के आ गई हूँ मैथ्स के अनूठे चैप्टर्स। ठीक है, हाँ, दिख रहा होगा आप लोगों को कुछ तो लिखा है। क्या लिखा हुआ है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के लिए। जी हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के बच्चों के लिए है, जिनको काफी डराया जाता है। दोस्त आपस में डराते हैं, कभी कोई फैमिली मेंबर कोई भी आके बोलता है ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ो, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं किया, ट्रिग्नोमेट्री पे ज्यादा ध्यान दो, ये ऐसे करो वैसे करो। पता नहीं क्यों डराया जाता है। कुछ तो बात होगी ट्रिग्नोमेट्री में। तो डरना नहीं है आप सबको, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, तो डर को पीछे छोड़ के क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एक चीज बताऊंगी इस चैप्टर के बारे में, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगी, सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराऊंगी। तो इसके लिए आपको मेरा एक छोटा सा काम करना है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें बच्चों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, क्या समझना है। तो सबसे पहले छोटी सी बात, वैसे तो छोटी सी बात करें बट बहुत बड़ी है। ठीक है, वाई ट्रिग्नोमेट्री, मतलब क्यों पढ़ना है हमें ट्रिग्नोमेट्री, इसका काम क्या है। सबसे पहला काम यही होता है, मैथ्स जब पढ़ते हैं ना बच्चे, ओफो ये क्यों दे दिया, क्या करेंगे हम इसका, क्या यूज है हमारे लाइफ में। जी हाँ, वो सारी बातें बताऊंगी। आफ्टर देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। ठीक है, तो चलो बिना देरी किए जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पर देखो, ये कुछ लिस्ट है, यहाँ पर ये कुछ लिस्ट है जो हमें ये बताता है कि ट्रिग्नोमेट्री क्यों चाहिए, क्यों जरूरी है, इसका काम क्या है। तो देखो, सबसे पहले गूगल मैप्स एंड जीपीएस। अब आप कहोगे तो ये तो आपने कहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोकेशन फाइंड करते हैं, बट जब हम ह्यूज लेवल पे चीजों को देख रहे हैं जहाँ आपके पास कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन है, जो भी चीजें हैं, तो गूगल मैप्स पे जो आप एक तो पूरा मैप देखते हो, कवर कर पाते हो, वो सब ट्रिग्नोमेट्री की वजह से। नेक्स्ट, सिविल इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, अब ये तो आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग में जो भी चीजें बनाई जाती हैं, अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं। ठीक है, ये बड़ी बिल्डिंग है, देख रहे हो खड़े हो, तो कैसे मेजर करोगे? ऊपर जाके स्केल लेके जाओगे मेजर करने? नहीं बच्चे, उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत होती है। बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, कैसे उसको मेजर करते, कैसे हमें पता है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? तुम्हारी हाइट तो तुम बता ही लोगे, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत नहीं है, बट इन चीजों के लिए है। ओके बच्चे, नेक्स्ट, एविएशन। एविएशन आपको पता है, जो एरोप्लेन्स होते हैं, जो वायुयान होते हैं, है ना, उनके लिए यूज किया जाता है। मतलब उनका वे फाइंड करने के लिए, उनके कह लो सिस्टमेटिक वे में उनको रास्ता दिखाने के लिए, सभी चीजों के लिए इसकी जरूरत है। उसके बाद नेविगेशन। नेविगेशन आपको पता है कि जो बात करें हम बोट की, याच की, इन सब चीजों की, वहां पे सर्वे करने के लिए किसी चीज की, आर्किटेक्चर में, सैटेलाइट स्पेस मिशन में, वेदर फोरकास्टिंग में, इवन मेडिकल में भी। अब आप कहोगे मेडिकल में भी, यस, मेडिकल इमेजिन्स में जब आप बेटा ईसीजी वगैरह देखते हो, ये मशीन, बहुत सारी चीजें हैं, मेडिकल में भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो अब यूज तो आप समझ गए कि क्यों ट्रिग्नोमेट्री है। अब कैसे पढ़ेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये क्या आ गया, अरे मैम आप तो 7th क्लास में लेके चले गए, कोई बात नहीं, पाइथागोरस थ्योरम, ये बड़े काम की चीज है। ठीक है, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? उससे पहले एक छोटी सी चीज, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, तो मैंने यहाँ पर दिया नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये एक मैंने ट्रायंगल बनाया, कैसा ट्रायंगल दिख रहा है? शुड एक, ठीक है बच्चे,
यहाँ आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है। ये जो ट्रायंगल है इसमें तीन चीजें होती हैं क्या? ये जो साइड है परपेंडिकुलर, ये बेस होता है, और ये हाइपोटेन्यूज। जो स्ट्रेट लाइन है वो परपेंडिकुलर लाइन होती है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल होता है, और ये बेस है। और ये जो स्लैंट हाइट होती है ये होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक, ये बातें आप सबको पता है, आई नो, कोई बात नहीं, सभी बच्चे याद नहीं रखते, कुछ भूल भी जाते। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगी वो होता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है ये? एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जी हाँ बच्चे, ये आपको बहुत हेल्प करेगा यहाँ पर जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसे टी रेशियो भी कहते हैं, आप पढ़ोगे ना, तो पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जब हम टी रेशियोज को सॉल्व करेंगे बेटा तो हमें इन तीनों चीजों की नीड होगी, और इन तीनों की वैल्यू जो होती है वो पाइथागोरस थ्योरम से ही फाइंड की जाती है। ओके, समझ आया? छोटी सी बात थी, छोटी सी बात थी, इसको समझ लेना। तो अब हम देखते हैं रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल में क्या है, क्या मतलब है इसका? तो देखो, एक एक चीज मैं बड़े आराम से समझा रही हूँ, ध्यान से समझो, आसान लगेगा ट्रिग्नोमेट्री अगर ये बेसिक चीजों को याद रखोगे, इन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखोगे ना, तो ट्रिग्नोमेट्री इतनी भी टफ नहीं है। ठीक है बेटा, तो चलो अब यहाँ देखो, ये रहा हमारा 90 डिग्री का एंगल, और यहाँ देखो दो एंगल्स बनते हैं, दो एंगल्स बनते हैं। अब यहाँ मैं आपको बोलूं एक्यूट एंगल्स बनते हैं, तो कमेंट में बताना किसको किसको एक्यूट नहीं आता है। एक्यूट एंगल, ठीक है, थीटा, ये भी मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ आपको। एंगल क्या हो गया ये? सॉरी टू डिस्टर्ब यू। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है? थीटा। एंगल को ही बोलते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यूज बताऊंगी, अभी सिर्फ थीटा समझ लो। थीटा कहते हैं इसको, एंगल को रखा है। अब रेफरेंस एंगल का मतलब क्या होता है ये समझ लो। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, और ये नहीं, चलो इसको बी नहीं, इसको सी रखो, क्वेश्चन जाएगा। ये रहा ए बी सी, सी एट राइट एंगल, तो सी तो राइट एंगल तो यही रहेगा, ऑलवेज पता है, जहाँ परपेंडिकुलर लाइन होगी और बेस ज्वाइंट होंगे, तो वहां पे आपका ये आ गया। अब बात करते हैं रेफरेंस एंगल कहने का मतलब क्या होता है। बेटा रेफरेंस का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? जहां से आप देख रहे हो, ठीक है, वो। तो जब आपसे कहा जाए एंगल बी, विच एंगल? एंगल बी, तो थीटा यहाँ है, ठीक है ना। तो जिस बेस पे आपका एंगल फॉर्म हो रहा है, यानी कि ये यहाँ, ठीक है ना, इस बेस पे है ये एंगल, तो इसका बेस ये रहेगा और ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, एंगल बी के लिए जो बेस है वो होगा बीसी, और जो परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा एसी। ठीक, हाइपोटेनियस सेम ही रहता है, हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होता है। अब यहीं पर मैं बात कर दूं एंगल बी की। देखो यहाँ पर एंगल बी की बात कर दूं मैं, तो यहाँ जब थीटा आ गया तो अब इसका रेफरेंस चेंज हो गया, अब इसका रेफरेंस चेंज हो गया। अब जो इसका बेस है बेटा वो ये है, ये एंगल कौन सी लाइन पे फॉर्म कर रही है? ये यहाँ देखो, इस लाइन पे आ रही है ये, तो ये रहा आपका थीटा। ठीक है, तो एंगल बी नहीं, एंगल ए। ठीक है, एंगल ए के लिए क्या हो गया आज? एंगल ए के लिए जो बेस है, जो बेस है वो AC हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर है वो BC हो जाएगा। अब देखो ये चेंज हो गया ना बच्चे? तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि
रेफरेंस एंगल जो भी पूछा जाए, जो भी गिवन रहेगा आपके पास, रेफरेंस एंगल ए गिवन है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, बी गिवन है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, मतलब वो चेंज हो जाएगा। सिंपली इस बात को समझो कि जिस बेस के ऊपर आप खड़े हो, आप जहां खड़े हो वही आपका बेस है, आप जहां पे खड़े हो वही आपका बेस है। तो आप जब यहाँ खड़े, ये एंगल इस पे टिका हो और ये एंगल इस पे टिका, तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो गए। समझ में आया बच्चे? चलो नेक्स्ट, अब शुरू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ठीक है, अब क्या है ये रेशियो? तो देखो ये रेशियो जो है टोटल 6 है। मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं पढ़ाऊंगी, बिल्कुल सिंपल चीजें समझाऊंगी जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा और तुम्हारी हेल्प करेगा, इतना ध्यान रखना है बस। ठीक है, फुल फॉर्म एनसीईआरटी की किताब में साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है बेटा, ये तीन आ गए, साइन कॉस और टेन। तो बाकी के तीन कौन है? बाकी के तीन भी हैं, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, ये 6 के 6 हमारे पास रेशियोज हैं और इसी के ऊपर पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री टिकी हुई है। इन रेशियोज के ऊपर पूरी ट्रिग्नोमेट्री टिकी हुई है, ये याद रखना है आपको। ठीक, कुछ और है आगे क्या? क्वेश्चन पे आ गए तो उससे पहले इसको समझ लेते हैं। इतना ही ये है क्या? नहीं, ये रहा हमारे पास रेशियोज। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये रेशियोज को यूज कैसे करते हैं, ये रेशियोज किस तरीके से काम करेगा। सबसे पहली चीज ये समझ लो, साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा जो, अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल में ऑलवेज ये रहेगा, ध्यान रखना, राइट एंगल ट्रायंगल में जो मैंने बताया पी बी और एच, ठीक है, ये हमेशा यूज होगा। तो साइन थीटा के लिए क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। देन है हमारे पास कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बी बाय एच। और टेन थीटा क्या होता है? थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ आ गया? ये समझ आ गया? ठीक है, क्या है ये? P बाय एच, B बाय एच और P बाय बी, पी बी पी एच एच बी। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये याद रखोगे तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अब यहाँ पर तो बाकी तीन रेशियोज का क्या, वो तो आपने बताया नहीं, तो कोई बात नहीं, बताते हैं। सिंपल है कि इसको ही उल्टा कर दो, इसको ना उल्टा कर दो, जो ये रेशियोज है ना इस तरीके से। अब वो मैं आइडेंटिटीज बताऊंगी, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, ये सारा रेसिप्रोकल होता है। अगर यहाँ पे कॉसेक की बात करें तो कॉसेक थीटा, मैंने कहा कि इसको पलट दो बच्चे, इसको पलट दो, सेक थीटा इसको पलट दो और कॉट थीटा ये लो, इसको पलट दो, तो अब ये हो गया ना एच एच बी, पी बी पी एच एच बी। अब देखो, इसको किसी ट्रिक से याद रखो, बहुत सारी चीजें तुम्हें देखने को मिल जाएंगी, आजकल तो यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, कुछ भी देख लो। लेकिन मैं सिंपली यही बोलूंगी कि आप इसको बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस
डायरेक्टली याद करो, किसी ट्रिक की, किसी स्लोगन की, किसी गाने की जरूरत नहीं है। इसको डायरेक्टली आप याद कर लोगे। पी बी पी एच बी, सिंपली ऐसे करो। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस तरीके से अगर आप याद रखते हो तो आप नहीं भूलोगे। हो सकता है गाने की लाइन भूल जाओ, कुछ ट्रिक में मिस्टेक हो जाए तो प्रॉब्लम होगी। यहाँ आप डायरेक्टली याद करो। मैं हमेशा मैथ्स ऐसे ही पढ़ने को बोलती हूँ कि किसी ट्रिक, मैथ्स में ऑलरेडी बहुत सारे ट्रिक्स यूज करने होते हैं ना, तो यहाँ यह चीज याद रखना है। इसको डायरेक्टली याद करो। साइन थीटा पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच, टेन थीटा पी बाय बी, है ना। और उसका कर दो उल्टा। इस सब का क्या कर दो? उल्टा कर दो। तो क्या होगा उल्टा करने से? अरे वही तो होगा, कॉसेक एच बाय पी, सेक एच बाय बी, कॉट बी बाय पी। समझ में आया? आ गया होगा, स्मार्ट बच्चे हो सारे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया एक क्वेश्चन। क्वेश्चन किस लिए? ये समझने के लिए कि जो रेशियोज को हमने अभी जाना, जिससे उससे अब देखना पड़ेगा ना कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक, चल। क्या गिवन है हमारे पास? हमारे पास गिवन है बेस 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं लिखा, समझ नहीं आता इसको। परपेंडिकुलर क्या होता है? 5 सेंटीमीटर। चलो, अब कह रहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखो यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर गिवन है। आपको कह रहा है कि सभी रेशियोज को फाइंड करो। तो कैसे करेंगे हम? आसान है ना। करना क्या है? करना क्या है? ट्रायंगल बनाना है। ये रहा बेस और ये रहा परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो बेटा हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे। कैसे? कैसे? परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है। अरे भाई, इसीलिए तो पहले पाइथागोरस थ्योरम बताया था। सबसे पहले मैंने पाइथागोरस थ्योरम ही बताया। उसके बिना नहीं कर पाओगे, है ना। ये सारे क्वेश्चन उसके बिना नहीं कर पाओगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मुझे फाइंड करने के लिए कर दो 12 की स्क्वायरिंग, कर दो 5 की स्क्वायरिंग। तो 12 की स्क्वायरिंग होती है 144 प्लस 25, और ये दोनों मिलके हो जाते हैं 169। और 169 किसका स्क्वायर रूट है बेटा? 13 का। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग इस तरीके से होता है। और अगर आप चाहो तो इसको ऐसा ही एक ट्रिपलेट ये है, ऐसा ही एक ट्रिपलेट ये है। अगर आप चाहो तो इसको वेरीफाई कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम निकाल के। ये सब याद रखना पड़ता है। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा, है ना। थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये रही हमारे काम की चीज। क्या है हमारे काम की चीज? क्या है हमारे काम की चीज? ये वाली आ गई, ठीक है। 13। तो अब हमारे पास बी, पी और एच, ये तीनों ही चीजें हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला साइन थीटा। मैंने बोला साइन थीटा क्या होता है? पी बाय एच। तो बेटा पी बाय एच, चलो ये सब इरेज कर देते हैं, इनकी अब जरूरत नहीं। तो इसको यहां से बनाते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज क्या लिखूं मैं यहाँ पर? साइन थीटा पी बाय एच। तो पी हमारे पास है 5 और एच क्या है? 13। कॉस थीटा बी बाय एच, बेस है बेटा 12
और h है 13, tan थीटा p बाय b, p है हमारे पास, p है हमारे पास 5 और b है हमारे पास 12, राइट। तो ये आ गए हमारे पास ये 3 रेशियोज। कॉसेक थीटा, अब मैं डायरेक्टली अगर लिख दूं 13/5 सेक थीटा 13/12 और कॉट थीटा 12/5, देखो इसका हो गया ये रेसिप्रोकल, ये बताया था ना मैंने आपको। तो जब आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ हो बेटा, तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। और उसके लिए मैं आपको एक कह लो एडवाइस दे रही हूँ, समझ लो, वैसे तो हर क्लास में ही बोलती हूँ, जितने भी हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा जो स्क्वायर नंबर्स हैं, स्क्वायर रूट्स हैं, वो याद रखो। कौन किसका स्क्वायर रूट है, कौन किसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, ये नंबर अगर आपको याद रहेगा ना बेटा, तो कैलकुलेट करते समय आपका टाइम नहीं जाएगा एग्जाम में, अगर आपने पहले से ही याद कर रखा हो तो। जैसे मैं बताऊं आपको 13 12 ये है, 24 का याद रखो, 25 का याद रखो, वैसे तो सारे याद रखो जितने कर सकते हो, है ना। बट जो मेन मेन आप देखो नंबर कुछ अगर नोट कर लो, 24 का, 26 का, 27 का, है ना, 13 का, ये सब आपको आ जाता है बार बार ये नंबर, तो याद रखना है उसको। अगर आप याद कर लेते हो तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, कैलकुलेट करने में टाइम नहीं जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम बहुत जाता है और एग्जाम में फिर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, है ना। तो बेटा टाइम मैनेजमेंट के लिए भी ये चीज है, घर पे अभी से क्वेश्चंस लगाने शुरू करो, लेकिन क्वेश्चन लगाने से पहले क्या करना है, टाइमर सेट करना है कि मुझे आधे घंटे में चेक करना है मैं कितने सवाल बना पाता हूँ, आधे घंटे में मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। बिकॉज टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कितने बच्चे एग्जाम देते हैं, बहुतों को आता है लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, पता है क्यों, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। अब आप सॉल्व तो कर लोगे, आपको क्वेश्चन मिला आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन क्या फायदा अगर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपने 1 घंटा लगा दिया, तो फिर वो बेकार है, वो सॉल्यूशन आपके किसी काम का नहीं होगा। तो टाइम मैनेज करना स्टार्ट कर दो और अभी से स्टार्ट कर दो। चलो नेक्स्ट ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, tan A is equals to 1/3, find sin A into cos B plus cos A into sin B। आसान सा सवाल है। तो सबसे पहले एक लेते हैं ट्राइंगल, और ये ट्राइंगल जो है राइट एंगल है C पॉइंट पे, और ये रहा A और ये रहा B, ठीक है। अब देखो बेटा tan थीटा गिवन है आपको, जो वैल्यू गिवन है हमें वो गिवन है tan A की 1/3, tan A is equals to 1/3। तो A तो यहाँ पर है थीटा, ठीक है ना, तो 1/3, तो देखो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो जब यहाँ थीटा है तो ये बेस है, एंगल ऑफ रेफरेंस बताया था ना मैंने, एंगल ऑफ रेफरेंस, तो यहाँ पर ये इसका बेस है और ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, हाँ पी ही लिखा है, क्या देख रहे हो, पी ही लिखा है, बी थोड़ी लिखा है, पी लिखा हुआ है? चलो तो पी भी है बेटा, तो एच तो निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा एच, क्योंकि साइन और कॉस में एच आता है, साइन और कॉस के लिए एच तो चाहिए ही चाहिए। तो डायरेक्टली कर लो 1 की स्क्वायरिंग प्लस 3 की स्क्वायरिंग, क्या हो गया, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9 प्लस 10 अंडर रूट 10, एच क्या आ गया, अंडर रूट 10। चलो सबसे पहले निकाल लो साइन ए की वैल्यू, साइन ए के लिए कह रहा है तो परपेंडिकुलर ये है, ये परपेंडिकुलर है तो ये 1 होगा,
और ये बेस है तो ये 3 होगा और ये हो गया √10। ठीक, तो 1/√10। ठीक, और cos A क्या हो जाएगा? cos A B/H, B लिखा है B/H, तो B हमारे पास है 3, B/√10। ठीक है, उसके बाद निकाल लो साइन B। हाँ, A और B दोनों एंगल अलग अलग गिवन है, यहाँ देखो B है, यहाँ पर A, B है और A, तो B यानी कि ये वाला। अब इसका रेफरेंस क्या बनेगा? तो ये इसका बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, देखो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा बेस हो जाएगा परपेंडिकुलर, और मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा 3 और बेस हो जाएगा 1। ठीक, तो साइन बी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज सेम ही रहता है, वो नहीं बदलता। ठीक है, स्लेंट हाइट जो है वो नहीं बदलता है। कॉस बी हो गया B/H। ठीक, अब प्लस करना है इसको, साइन A cos B, साइन A इज 1/√10 प्लस 1/√10, तो ये क्या हो जाएगा? (2/√10). ठीक है, और दूसरा क्या है? cos A इंटू साइन B। ओए होए होए, मैंने प्लस कर दिया, यहाँ इंटू लिखा हुआ है भाई, मल्टीप्लाई होंगे ना। गलत कर दिया, चल कोई बात नहीं, ये देखना है साइन A 1/√10 इंटू 1/√10, रूट रूट से रूट को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा मालूम है ना? फिर cos A, तो cos A है हमारे पास 3/√10 इंटू cos B, साइन B। तो ये आ गया आंसर। अरे ये कैसे आंसर आ गया? इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करोगे बेटा तो देखो 1/10 प्लस 9/10, 10 कॉमन, 9 प्लस 1 बिकम, क्या होगा इसका आंसर? 1। इसका आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। देखो इनको ऐड करोगे ना, 10 बेस कॉमन है तो 1, 9 प्लस 1 बिकम 10, और ये ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आंसर। चलो, समझ में आ रहा है ना? फटाफट से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी से बच्चों। चलिए, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, अभी मैंने बोला था ना एक्यूट एंगल्स, such that cos A is equals to cos B, then saw that angle A is equals to angle B। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये बहुत आसान है, ये कह रहा है कि एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल है। इसका मतलब इस तरीके से, ठीक है, इसका मतलब ट्रायंगल ऐसे है, A और B ऐसे एंगल्स। तो बताओ कि A और B की वैल्यू क्या होगी? ए बी की वैल्यू क्या होगी ये बताना। नहीं नहीं नहीं, ये बताना है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर, मतलब एक्यूट एंगल है तो देखो क्या हो सकता है। जब ये 90 है तो ये दोनों का सम भी 90 होता है, कभी कभी ये होता है 60 30 ऐसे ही 90 होगा, या आगे बढ़ लो 75 15 इस तरीके से। बट यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि ए बी बराबर, यानी ये दोनों 45 45 होने चाहिए। ठीक है, तो वो नहीं निकालना, हमें सिर्फ शो करना है कि ए बी बराबर है। तो कैसे होगा? ठीक है, क्या गिवन है ध्यान रखना है, गिवन क्या है? cos A इज इक्वल्स टू
कॉस बी। ओके, समझ में आया? तो देखो कॉस ए क्या होगा, कॉस ए के लिए ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, समझ में आया? ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहता है। तो कॉस क्या होता है बेटा, b बाय एच। कॉस क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू b बाय एच, b बाय एच। ठीक है, तो b हमारे पास है ए सी और h है ए बी, ए सी बाय ए बी। लेकिन cos b के लिए क्या होगा, बेस ये होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, बेस बी सी बाय ए बी। सही है, ये गिवन है कि cos थीटा यानी cos a cos b के बराबर है। तो जब कोई चीज बराबर है तो उसे हम हर तरीके से इक्वल में लिख सकते हैं, राइट? तो हमने बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिख दिया। क्योंकि क्योंकि हमें यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमने साइड्स को लिखा है। अब बेटा ध्यान से देखो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्या? अब ये कोई नहीं बोलेगा कि ये तो मल्टीप्लाई होगा, इक्वल से तो ये मल्टीप्लाई होगा। नहीं भाई, मल्टीप्लाई तो होंगे लेकिन क्रॉस में, और सामने डिवाइड हो जाएंगे, है ना? ये सब कॉन्सेप्ट जिन बच्चों का क्लियर नहीं है, जो बच्चे दिल्ली में हैं, वो चाहे हमारे आसपास में हैं तो वो हमारे ऑफलाइन सेंटर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है, ये गया। अब देखो क्या आ गया आपके पास, AC इज इक्वल्स टू BC। ये बताएगा हमें कि एंगल A एंगल B के बराबर है या नहीं है। अब बेटा एक बात बताओ, ये कुछ आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक रूल है। अब व्हेन अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। कि गिवन इसमें अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। हैंस एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। ये बता रहा है हमें कि जब दो साइड बराबर हैं तो उसके दो एंगल भी अपोजिट साइड्स के इक्वल होते हैं। ठीक है, समझ में आया? मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक, अब आगे हम इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, तो देखो यहाँ हम क्या देखेंगे कि जो रेशियोज हमने अभी सीखा है जिनके बारे में, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के ऊपर देखेंगे कि इन एंगल्स में इसकी वैल्यू क्या होती है। कैसे एंगल्स? देखो एंगल्स तो वैसे बहुत सारे बनेंगे, लेकिन जो एंगल्स पे वैल्यू इनकी कैलकुलेट है, हम सिर्फ उस एंगल की बात कर रहे हैं बेटा। तो ये रहा ये चार्ट, ठीक है। यहाँ पर देखो साइन थीटा, अब यहाँ पे एंगल्स को देखो, जब 0 डिग्री हो तो साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, कॉसेक की वैल्यू, सेक और कॉट की वैल्यू क्या होगी, इसे याद रखना। ये टेबल आता है, इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। बहुत आसान है तरीका, घबराने की जरूरत नहीं है। इसको याद कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगी, आराम से पहले समझो। साइन थीटा 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू होती है 0। 30 डिग्री पे क्या होती है, 30 डिग्री पे क्या होती है 1/2। 45 पे क्या होती है 1/√2। 60 पे √3/2 और 90 पे जाके ये 1 हो जाती है इसकी वैल्यू। ठीक है बेटा, ये वैल्यू है हमारे पास इनकी। क्या वैल्यू है हमारे पास, साइन ए की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 45 की 1/√2 और 60 की √3/2 और 90 की 1। ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी।
देखो सिंपल है, यहाँ 0 से शुरू करो। कहाँ से शुरू करना है हमें? 0 से शुरू करना है। 0 से लेके चलो, स्टार्ट करो, साइन थीटा से स्टार्ट करो। तो 0 से किसी भी चीज को क्या करना है, हमें 0 से शुरू करना है। 0 से आप थोड़े आगे बढ़ो, इंक्रीज हो रहे हो, 1/2, देन 1/√2, देन √3/2, और देन आपको क्या दिख रहा है? 1। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। अगर आपने साइन थीटा की वैल्यू को याद रखा तो बाकी सारी वैल्यू आपको अपने फिंगर्स पे याद हो जाएंगी। आप फिंगर्स पे इनको काउंट करके रख सकते हो। देखो कैसे। अब cos थीटा के लिए हम इसी वैल्यू को क्या करेंगे, पलट देते हैं। यानी जो 90 था साइन थीटा में वैल्यू, वो यहाँ पे 0 डिग्री पे हो जाता है। ठीक है, जो साइन थीटा में 60 डिग्री पे था वो 30 डिग्री पे आ जाता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और 45 सेम रहता है। 60 डिग्री 1/2 हो जाएगा और 90 डिग्री 0 हो जाएगा। देखो है ना आसान। जब हमने साइन थीटा को याद कर लिया तो कॉस थीटा उसका उल्टा हो जाता है। इतना याद रखना है हमें। देखो साइन थीटा 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 45 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1। तो अब इसी को पलट के cos थीटा में आ जाओ। 0 डिग्री 1, 30 डिग्री √3/2, 45 1/√2, 60 1/2 और 90 0। हो गया ना साइन थीटा और cos थीटा याद। देखा, इसको इस तरह से जब आप याद रखोगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद अब टेन थीटा के लिए हम क्या करेंगे मैम? टेन थीटा के लिए क्या करेंगे? तो देखो टेन थीटा में क्या है, टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, हो गया 0। ओके, 1/2 से √3/2 को डिवाइड करो, 1/2 को डिवाइड करो √3/2 से, तो क्या आ गया? 1/√3, 1/√3 आ गया 30 डिग्री। बिल्कुल रेसिप्रोकल और क्वोशिएंट रूल बता रखा है मैंने, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल करने की जरूरत होगी नीचे। और यहाँ हम देख रहे हैं इन तीनों को पहले फाइंड करें। तो सबसे पहले साइन थीटा को याद कर लेना, जो सबसे पहला काम है वो क्या है बेटा? साइन थीटा की वैल्यू याद कर लेना। और उसको अगर याद रखा तुमने तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो फिर अब यहाँ 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड कर दोगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ इनको डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल, √3 आ गया। और 1/0 तो क्या ये भी 0 आएगा? नहीं, ये नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, नॉट डिफाइन। किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करते हो वहां नॉट डिफाइन लिखना होता है। ठीक है, नॉट डिफाइन का मतलब, अब देखो 0 आप हर चीज को 0 नहीं कह सकते हो। ऐसी चीजें, अब इसको अभी तक खोजा नहीं गया इसकी वैल्यू को, ये 0 है या नहीं है ये भी नहीं पता है, इसलिए इसको बेटा नॉट डिफाइन ही लिखना होता है। तो जहां नॉट डिफाइन आएगा वहां नॉट डिफाइन ही मेंशन करना है, 0 नहीं लिखना है। ओके, अब बताओ कॉसेक ए क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन, है ना। कॉसेक ए क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। 30 डिग्री क्या हो जाएगा? 2, 45 √2, ये क्या हो जाएगा? 2/√3 और ये 1, है ना। यहाँ तो 0 होगा, यहाँ तो 0 होगा, है ना। और सेक थीटा में क्या होगा? कॉस ए, कॉस का उल्टा 1, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 0। समझ में आया। और ऐसे ही कॉट थीटा के लिए जो टेन थीटा हमने निकाला है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल बताया हुआ है ना कि जब हम इन रेशियोज को देखते हैं तो ये जो तीन गिवन है ना, ये तीनों
इन तीनों का ये क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, है ना। ये याद रखना है बेटा। देखो यहाँ पर ये रहा, ये यहाँ पर ये वैल्यूज के साथ गिवन है, ये वैल्यूज के साथ गिवन है। कॉसेक नॉट डिफाइन ही होता है, मैंने सही बताया था आपको, ठीक है। यहाँ पर देखो 0 डिग्री, देखो मैंने पहले यहाँ पर नॉट डिफाइन लिखा था, फिर क्यों मुझे लगा कि नहीं, मैं भूल गई, नॉट डिफाइन ही तो होगा, ठीक है। यहाँ पर अब देखो साइन थीटा की वैल्यू को अगर आप याद रखते हो तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ 90 डिग्री 1 है, यहाँ 0 डिग्री 1 है, यहाँ 30 डिग्री 1/2 है, तो यहाँ 30 डिग्री √2। देखो ऐसे देखो, ध्यान से देखो, ठीक है, समझ में आ रहा है। आसान सा टेबल है, इसको अगर आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर के लर्न करोगे तो ये आपको याद हो जाएगा। और जब आप ये दोनों ये एक साइन थीटा ही याद कर लोगे ना बेटा, तो सारे याद हो जाएंगे। टेन थीटा की वैल्यू कैसे याद रखेंगे, साइन बाय कॉस। वैसे तो वैल्यू क्वेश्चंस लगाओगे ना आप तो ऐसे ही याद हो जाएंगे, बट फिर भी याद ना रहा तो साइन थीटा याद रखना है। टेन थीटा के लिए साइन बाय कॉस याद कर लेना, और बाकी इसके रेसिप्रोकल्स है तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे कुछ स्पेशल चीजें हैं। ये क्यों है, ये रिमार्क्स क्यों लेकर आई हूं मैं, क्योंकि ये इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आते ही हैं। आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर में भी। तो क्या है ये चीजें, तो वैल्यू ऑफ साइन ए एंड कॉस ए इज ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। मतलब जो साइन थीटा है, जो साइन थीटा है, ठीक है, वो हमेशा 0 और 1 के बीच होता है। तो क्या सिर्फ साइन थीटा, नहीं बेटा, कॉस थीटा भी, ठीक है, कॉस थीटा भी जो है हमारा वो सिर्फ 0 और 1 के बीच लाई करता है। मतलब इक्वल टू भी बोल सकते हो, है ना, इक्वल टू और, है ना, और ग्रेटर देन। तो ये चीज, या इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, बहुत आसान सा मतलब है और इम्पोर्टेंट है। देखो साइन थीटा की वैल्यू 0 से इंक्रीज हो रही है, 1 तक जा रही है, और इसकी भी 1 तक ही जा रही है, 1 से शुरू होकर 0 तक जा रही है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम समझ लेंगे बाद में, ठीक है। पहले ये समझ लेते हैं कि ये वैल्यूज किस तरह से है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वो 0 से कम नहीं हो सकती। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, ठीक है, नेगेटिव नहीं आ सकती है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। उसके बाद जो वैल्यू है किसकी, कॉसेक और सेक की, ये ऑलवेज 0, ठीक है, 0 से, ये हमारा कॉसेक, कॉसेक ए और सेक ए, ठीक है, कॉसेक और सेक के लिए ये क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये हमेशा 1 के बराबर या 1 से बड़े हो सकते हैं, छोटे नहीं होंगे ये वैल्यू। आप चेक कर लेना वैल्यू इसको। वैल्यू ऑफ tan थीटा cot थीटा कैन बी अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ये क्या हो सकते हैं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हो सकते हैं, ये याद रखना है आपको, ठीक है बेटा। इन पॉइंट्स को याद रखना है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एज द एंगल इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90, जब एंगल क्या होगा बेटा, 0 डिग्री से इंक्रीज होगा 90 की तरफ, तो कौन कौन से रेशियोज होंगे बेटा, वो रेशियो होंगे, ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। 0 डिग्री से 90 डिग्री जब एंगल इंक्रीज होगा
हमेशा रेशियोज इंक्रीज होगी। कौन सी? साइन, टेन और सेक। तो बाकी के तीन क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। इस पॉइंट को याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, ये याद रखना। याद तो वैसे चारों ही रखना है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कब क्या पूछ दिया जाए पता नहीं, बट ये दोनों ज्यादा पूछते हैं जो। अच्छा, अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर में आप देख रहे हो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? फॉर एक्यूट एंगल्स 0 to 90 के बीच का, ठीक है। क्योंकि हम क्लास 10th में सिर्फ 90 डिग्री तक पढ़ते हैं, अभी जो हमारा सिलेबस है उसमें हम 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही पढ़ते हैं, इसलिए ये चीजें करेक्ट होंगी। जब आप यही 11th क्लास में चले जाओगे तो वहां आपको चीजें डिफरेंट मिलेगी। तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट रख के मत चलना कि यही सही है और ये जो हमने पढ़ा था तो फिर ये ऐसा क्यों है। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आप एंगल आगे बढ़ते हो 90 से आगे बढ़ोगे 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ऐसे पढ़ना पड़ेगा आपको 11th क्लास में। तो वहां बेटा ये चीजें बदल जाती हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है जो चीजें आज है वो ऐसी ही रहेंगी, कल वो चीजें बदल जाती हैं। तो लेकिन हमें क्लास 10th के लिए जो हमारे 10th का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है बेटा, आपको ये सब चीजें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। चलो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू? इसमें पर बेटा एक चीज याद रखना है कि जब 0 डिग्री से किधर बढ़ेंगे हम? 90 डिग्री की ओर, तो साइन थीटा जो है वो इंक्रीज होता है। साइन थीटा इंक्रीज, कौन कौन सा इंक्रीज होता है? साइन, सेक और टेन बताया हुआ है। तो यहाँ पे देखो साइन 20 डिग्री, अब ये कह रहा है कि 70 जाकर के ये डिग्री हो जाएगा, कैसे हो सकता है? 20 से आगे बढ़ोगे तभी तो 70 फिर 90 बढ़ना चाहिए ना, तो ये तो गलत हो गया। साइन 20 और कॉस इनका कंपैरिजन भी मत करो, ये गलत हो गया। अब 10 20 फिर वही इंक्रीजिंग वाली बात, बेटा ये भी गलत हो जाएगी। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ये वाला, ठीक है। मतलब कॉस 20 डिग्री है ना, कॉस 20 डिग्री, कॉस 70 डिग्री, ठीक है। ये हमारा आंसर करेक्ट होगा, ये याद रखना, इसलिए मैंने बोला इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इसको याद रखो, तो क्वेश्चंस आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। किसकी वैल्यू फाइंड करनी? कॉस 45 डिग्री की प्लस साइन स्क्वायर 60 की और साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो क्या ये डिफिकल्ट होगा? नहीं होगा बेटा। cos 45 की डिग्री की वैल्यू क्या होती है? अब टेबल तो आपको याद करना पड़ेगा, 1/√2 कर देंगे इसकी स्क्वायरिंग। साइन 60 डिग्री क्या होता है? √3/2 कर देंगे इसकी भी स्क्वायरिंग। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/2 होती है, कर देंगे इसकी भी स्क्वायरिंग। और अब वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/4। अब ये मत पूछ लेना कि 3 कैसे आया। चलो इनका, हाँ सीधा बताती हूँ, इनका एलसीएम लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। छोटे बच्चों तुम्हें पता ही नहीं है कि एडिशन कैसे होता है, ऐसे बताना पड़ेगा। अब 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, है ना। 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, तो यहाँ पर 3 ही लिखेंगे और यहाँ पे 1 होता है। तो ये यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? 6/4, और 6/4 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं। क्या 3/2 लिख सकते हैं? और हमारे ऑप्शन में 3/2 है। तो ये आंसर निकालना कितना आसान है। आपके पास टेबल है और टेबल आपके फिंगर पे है, तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, यहाँ से आप इसको निकालोगे, वैल्यू रखोगे। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, ये गलती बहुत होती है आप लोगों से, तो यहाँ पर
इसको सॉल्व करते समय इस चीज का ध्यान रखना है। चलो ये भी एक क्वेश्चन आ गया। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आई थिंक, हाँ ये एनसीईआरटी का ही होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो cos 60 डिग्री 5 इंटू वैल्यू लिखनी है, तो वैल्यू लिखना है आपको 5 cos 60 डिग्री। तो देखो cos 60 डिग्री sin 30 का उल्टा, तो sin 30 का उल्टा हो गया 1/2, 1/2 की कर दी हमने स्क्वायरिंग। देन 4 sec 30, देखो sec 30 जो है वो cos 30 का रेसिप्रोकल होगा, और cos 30 होता है √3/2, है ना, ये हो गया 2/√3। याद रखना है बेटा, बहुत आसान है, वैल्यू याद रखोगे ना तो सारा बनेगा, आराम से बन जाएगा, वैल्यू को याद रखना। अब यहाँ पर sin 30 डिग्री 1/2, ठीक है, sin 30 डिग्री sin स्क्वायर 60 डिग्री, तो √3/2 की करी हमने स्क्वायरिंग, है ना, √3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो बेटा यहाँ पे हो गया ये 4, 5/4, कुछ नहीं, इसको सॉल्व करना है, ये स्क्वायरिंग कर देना, यहाँ पे 4 हो गया, 4 4 जा 16/3, और यहाँ पे -1, और यहाँ पर देखो ये 2 2 जा 4, और ये हो गया 3 + 1 बिकम 4, और 2 + 2 बिकम 4, 4/4 1 हो जाता है। तो ये वैल्यू खत्म हो गई हमारी, ये वाली यहीं पर, ठीक है। नहीं, मैं लिख के दिखा देती हूँ, देखो 1/1, 2 2 जा 4, प्लस यहाँ पे 3 का 3 हो जाएगा रूट, और 2 2 जा 4। अब देखो ये वैल्यू आ गई ना, 4 + 4, इसको प्लस करोगे तो 4 हो गया कॉमन, एलसीएम लिया हमने, और 3 + 1 4, 4 से 4 कैंसिल, वो भी मैं लिख के दिखा दूंगी। इनका एलसीएम ले लिया तो 12 आ गया, और ये हो गया 15। 16 का टेबल आता है किसी को? नहीं आता है तो याद करो प्यारे बच्चों, 4/4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, और इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करो तो क्या आएगा 67/12। क्या ऑप्शन में है ये? हाँ ये देखो 67/12 ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। यहाँ पे मिस्टेक मत करना, वैल्यू सही से लेना, और स्क्वायरिंग करनी है आपको सबको, और उसके बाद एलसीएम कैडिशन को डायरेक्टली मत करने लग जाना कि हाँ ये ऐड कर देते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास फाइनल आंसर। चलो कुछ और भी क्वेश्चन है क्या? यस, ये देखो सीबीएसई 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। इफ ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल एट बी, ओके, then what is the value of sin a plus c? देखो बेटा क्या निकालना है हमें, sin a plus c की वैल्यू निकालनी है। अब यार ध्यान से देखो, इसमें सोच क्या सकते हो, कुछ और नहीं दिया है, कुछ भी नहीं बता रखा है, तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि ये कौन सी जगह पे लिखा है जहां पर हम एंगल लिखते हैं, जहां पे हम थीटा लिखते हैं। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि ये कौन सा एंगल है, इनकी वैल्यू क्या है, तो हम साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे? देखो ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो ट्राइंगल के एंगल्स का सम क्या होता है बेटा? ट्राइंगल्स के एंगल का सम क्या होता है बताओ? 90? अरे नहीं भाई, 180 होता है, 90 तो सिर्फ एंगल बी, एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, और बी अकेले ही 90 है बेटा, तो a प्लस सी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, राइट, a प्लस सी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब बताओ बेटा ये क्या लिखा हुआ है, क्या हम इसको साइन 90 लिख सकते हैं? क्या हम इसको साइन 90 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होगी?
टेबल 91 है ना, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। देखो 0 से शुरू होके 1 पे खत्म होती है, 0 से शुरू होके 1 पे खत्म होती है। तो 0 डिग्री टू 90 डिग्री, 1 टू 1, 0 टू 1, 0 टू 1, 0 डिग्री 90 डिग्री, 1 कहां पर है 90 डिग्री पे, 0 से शुरू होके 90 डिग्री पे चला गया। तो आसान सा सवाल था। अब देखो ऐसे सवाल आ रहे हैं हमारे पास बोर्ड में, सीबीएसई ने पूछ रखा है ये। अब देखो दूसरा सवाल क्या है, इसी तरीके का एक और सवाल है। ABC if A 90 degree then find the value of 10B plus C by 2, 10B plus C। तो ये तुम्हें कुछ उसी टाइप का दिख रहा है ना, अभी अभी हमने बनाया, अभी अभी हमने पीछे बनाया, क्या क्या किया हमने, एंगल A plus B plus C is 180 डिग्री, 80 नहीं 180 डिग्री, और सिर्फ A 90 है, तो B plus C क्या हो जाएगा बेटा 90 डिग्री, ठीक है। तो 10B plus C क्या हो जाएगा, 10B plus C 90/2 क्या होता है, ये होता है 1045 डिग्री, और 1045 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 1045 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। आपको टेबल याद करना पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, इस तरीके के और भी क्वेश्चंस की सीरीज में लेके आऊंगी। अगर आपको समझ में आ रहा है, देखो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने कोशिश की है, बट ये इतना बड़ा है ना, इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत सारे। अब एक ही लेक्चर में सारी चीजें लेके मैं नहीं आ सकती, तो ये मैंने कवर किया है यहाँ तक। लेक्चर 1 है और लेक्चर 2 में जल्द ही लेके आऊंगी, जो आइडेंटिटी के ऊपर होगी, सारी आइडेंटिटीज के ऊपर कैसे प्रूफ करना होता है, LHS RHS को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, वो सभी चीजें मैं लेकर के आऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आप लोग तब तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें जरूर से, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत थैंक यू बच्चों आप लोगों का, मुझे इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल होती हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।